Hi दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर. सो अगेन वी आर विद दिस बुक रेनबो पार्ट 1 फॉर क्लास 11th. हम लोगों ने 2 लेक्चर इसका रिकॉर्ड कर लिया था. हम लोग तीसरा लेक्चर इसका रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों. ये हम लोग बात करेंगे आज रेनबो 1 का पेज नंबर 24. बिल्कुल ये सेकेंड चैप्टर है. पेज नंबर 24 का जो पैरा नंबर 8 है वहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं. तो आप भी देखिए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड शुरू करते हैं हम लोग. कहता है कि पेज नंबर 24 में पैरा नंबर 8 से हम लोग शुरू करते हैं. कहता है कि द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ड्रॉन अप विद ग्रेट विजडम. कहता है कि जो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वहाँ का जो पाठ्यक्रम है, वहाँ का जो सिलेबस है, वाज ड्रॉन अप विद ग्रेट विजडम. उसको जो ड्रॉप किया गया था, उसका जो नक्शा खींचा गया था, उसको जो खींचा गया था, उसको जो बनाया गया था विद ग्रेट विजडम, बहुत ही अक्लमंदी के साथ, बहुत ही बुद्धि है ना, बहुत ही बुद्धि उसमें यूज़ किया गया था, बहुत उसमें है ना अकल का इस्तेमाल किया गया था, बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही अच्छी तरह से उसको विजडम के साथ उसको क्या किया गया था, बनाया गया था, ड्रॉप किया गया था. एंड बाय फॉलोइंग इट स्टूडेंट्स वर इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल. एंड बाय फॉलोइंग इट, और इसको फॉलो करके, इस पे चल करके, इस सिलेबस को पढ़ करके स्टूडेंट्स वर इंक्रीजिंगली, जो वहाँ के विद्यार्थी थे, जो वहाँ के छात्र थे, जो वहाँ के क्या बोलते शिष्य थे, वो लोग इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल माने सफल वो लोग रहे थे. इन देयर डेली लाइफ, अपने हर दिन की ज़िंदगी में, दैनिक जीवन में वो लोग काफ़ी उन लोगों ने सफलता प्राप्त किया था इस सिलेबस को, इस पाठ्यक्रम को फॉलो करके, मतलब इसको पढ़ करके. ठीक है, चलिए. इट हैड मेड अ स्टडी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स कंपल्सरी. नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर बात किया जाए तो कहते हैं कि 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, 5 जो विषय हैं, उसको अनिवार्य करार दिया गया था, है ना. उसका पढ़ना बहुत ही अनिवार्य था, ज़रूरी था. वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे? ग्रामर, बाय विच वन कुड गेट एन एडिकेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज. कहते हैं ग्रामर, बाय विच, जिसके द्वारा वन कुड गेट एन एडिकेट मास्टरी, एक इंसान को, एक बच्चे को क्या प्राप्त हो सकता था? कुड गेट, वो प्राप्त कर सकता था क्या? एन एडिकेट मास्टरी. एडिकेट माने काफ़ी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में. मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, उस भाषा पर वो मास्टरी प्राप्त कर सकता था. उस पर वो एक बिल्कुल उस पर है ना, उसका मास्टरी का मतलब होता है कि बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा उस पर उसको कमांड हो जाता था. फिर लैंग्वेज के बाद बात आती है लॉजिक की, लॉजिक एंड रीजनिंग की. उसके बाद विच टॉट द स्टूडेंट्स टू जज एवरी इशू रैशनली. कहता है कि लॉजिक जो है, लॉजिक को हम लोग मंतिक बोलते हैं. अगर वो कोई लॉजिक पढ़ता है तो वो बताता है, क्या बताता है? विच टॉट, जो सिखाता था. क्या लॉजिक क्या सिखाता था? द स्टूडेंट, किसको सिखाता था? स्टूडेंट्स को. क्या सिखाता था? टू जज एवरी इशू, प्रत्येक इशू को, प्रत्येक मुद्दे को, प्रत्येक जो सामने जो बात आती है उसको जज करना, उसका फैसला करना काफ़ी रैशनली, काफ़ी अक्लमंदी के साथ किसी बात पर अपना फैसला रखना. ये कौन सिखाता है? लॉजिक, मतलब मंतिक, इसको हम लोग, ठीक है ना. तो इसमें से वहाँ पढ़ाए जाने वाले, नालंदा में पढ़ाए जाने वाले कई चीज़ों में से, 5 चीज़ों में से एक था ग्रामर, जो कि आपको किसी लैंग्वेज को कमांड करने में, मास्टरी हासिल करने में आपको मदद करता है. दूसरा है लॉजिक. लॉजिक बताता है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट गुड फ्रॉम बैड, बैड फ्रॉम गुड. एक चीज़ को दूसरे चीज़ से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, किस तरह से अलग करना है, किस तरह से भिन्न बताना है. ये जो गुण है ये तभी आता है जब आप लॉजिक की पढ़ाई करते हैं, लॉजिक का स्टडी करते हैं, लॉजिक का अध्ययन करते हैं. ओके. मेडिकल साइंस, तीसरे में बात करते हैं मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस मतलब कि दवाई से संबंधित, है ना, एक है ना मेडिकल साइंस, जो जैसे डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर भी बहुत तरह के होते हैं. आँखों का डॉक्टर होता है, चेस्ट का डॉक्टर होता है, हड्डी का डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर, सब का डिपार्टमेंट अलग अलग है. तो नालंदा यूनिवर्सिटी में कहा जाता है कि वहाँ पर मेडिकल साइंस की भी पढ़ाई होती थी. स्टडी ऑफ विच,
जिसको पढ़ करके स्टडी ऑफ विच, जिसकी स्टडी कर करके इनेबल द स्टूडेंट्स को योग्य बनाया जाता था। इनेबल बने योग्य बनाना, टू कीप हिमसेल्फ, उनको रखने के लिए, क्या रखने के लिए, एज ऑल्सो अदर्स इन परफेक्ट हेल्थ, खुद को मतलब जो पढ़ेगा उसको और दूसरों को, सभी को परफेक्ट हेल्थ में, पूर्णतः स्वस्थ रहने में ये जो मेडिकल साइंस है काफ़ी मदद करता था। 3 बात हो गई, पहला ग्रामर, सेकेंडली बात है लॉजिक की, तीसरी में बात है आपकी मेडिकल साइंस की। क्लियर हो गई बात। चलिए अब बात कर रहे एंड लास्टली और फाइनली हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स होता है दोस्तों हाथ की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स है ना, हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दस्तकारी। दस्त माने हाथ, कारी माने काम करना। जो हाथ से जिन चीज़ों को बनाया जाए उसको हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट्स भी वहाँ के सिलेबस में था, वहाँ के पाठ्यक्रम में मौजूद था। तो क्या था, हैंडीक्राफ्ट्स, नॉलेज ऑफ वन क्राफ्ट और अनदर, एक काम की जानकारी का ज्ञान या दूसरे काम का ज्ञान, विच वॉज कंपलसरी, जो कि बहुत ही अनिवार्य था, कंपलसरी था, टू मेक द स्टूडेंट्स को बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए, आर्थिक रूप से वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे, किसी पर आश्रित नहीं रहे। अगर वो हाथ का कोई चीज़ बनाएगा, अगर उसको बेचेगा तो वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। तो इन्हीं 5 चीज़ों को नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था, ताकि नॉलेज के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ वो जो स्टूडेंट है, वो जो शिष्य है, वो जो चेला है, वो जो बच्चा है, वो जो तालिब इल्म है, क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, दूसरे पर आश्रित, अपने फाइनेंस के लिए, अपने है ना, उसके लिए फाइनेंस के लिए वो उस पर बोझ बनकर या भार बनकर नहीं रहेगा। क्लियर है। बिसाइड्स दीज 4 सब्जेक्ट्स, कहता ये 4 सब्जेक्ट्स के अलावे, इसके अतिरिक्त रिलीजन एंड फिलोसफी वर स्टडीड। रिलीजन और फिलोसफी का क्या होता था कि वहाँ पढ़ाई होती थी, रिलीजन धर्म की और फिलोसफी दर्शन की पढ़ाई होती थी, है ना। डिपेंडिंग ऑन वंस स्पेशल इंटरेस्ट, वो डिपेंड करता था, वो मुनहसर करता था, वो निर्भर करता था कि किसी बच्चे का स्पेशल इंटरेस्ट क्या है, उसका विशेष जो है, उसके अंदर इंटरेस्ट, उसके अंदर जो इच्छा है, उसके अंदर जो चाहत है वो क्या है, किस चीज़ को पढ़ने के लिए है, वो उस पर डिपेंड करता था। उसी के हिसाब से उसको सब्जेक्ट दिया जाता था। द हाई आइडियल विच नालंदा हैड सेट इन द मैटर ऑफ कोर्सेज, कहते हैं कि हाई आइडियल, जो उच्च जो आदर्श था, है ना, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय ने, नालंदा ने साबित किया था, सेट किया था, बनाया था, इन द मैटर ऑफ कोर्सेज, कोर्स के मैटर में, कोर्सेज के, है ना, बातों में, ऑफ स्टडी, है ना, डिज़र्व्स आवर अटेंशन। कहता है कि नालंदा में जितनी भी चीज़ों की जो कोर्स था, है ना, कोर्स ऑफ स्टडी, जो भी स्टडी का जो कोर्स था, है ना, डिज़र्व्स आवर अटेंशन, हमारा ध्यान खींचता है, हमारे ध्यान खींचने योग्य है, वो डिज़र्व करता है, वो योग्य है, एंड कंसिडरेशन इवन नाउ, और आज भी विचार करने की ज़रूरत है कि उस वक्त का वो जो पाठ्यक्रम रखा गया था, बहुत ही सोच समझ कर रखा गया था। बच्चों को ज्ञान के साथ साथ उनको इंडिपेंडेंट बनाने में, स्वतंत्र बनाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ था। इट वाज दिस वेल कोऑर्डिनेटेड कोर्स ऑफ स्टडीज़, ये वही तो कोर्स था ना जो अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया गया था, एक तालमेल बिठाया गया था, है ना, कोर्स ऑफ स्टडी के बीच में, विच मेड द नॉलेज ऑफ इट्स स्टूडेंट्स, जो कि क्या करता था, बनाया था नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स के नॉलेज को, अपने विद्यार्थियों के ज्ञान को बहुत डीपली पेनिट्रेटिंग, काफ़ी गहराई के साथ पेनिट्रेटिंग, हम छेदता हुआ, काफ़ी गहराई से वो जो पाठ्यक्रम था उसको लागू किया जाता था। बच्चे उसको काफ़ी गहराई से पढ़ते थे और उसको इल्म हासिल करते थे, उसको ज्ञान मिलता था, काफ़ी पेनिट्रेटिंग था, एंड यूटिलिटेरियन, और
सबके लिए हितैषी था। एंड इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और उसका जो यूज़ था, उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था बहुत ही अच्छा था। मतलब बात यह है कि वो पढ़ते तो थे, पढ़ने के साथ साथ उसको उसकी ज़िंदगी में भी प्रैक्टिकली वो यूज़ करते थे, उसको अप्लाई करते थे, उसका अनुप्रयोग करते थे। तो यही था नालंदा यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं ह्यून टी सेंग स्टडीड लॉ। जो ह्यून टी सेंग जो नालंदा आया था, उसने लॉ की पढ़ाई की थी, योगा की पढ़ाई की थी, फोनेटिक्स की पढ़ाई की थी। फोनेटिक्स माने होता है आवाज़, जो हम आवाज़ बोलते हैं, जो आवाज़ों के बारे में जिस कोर्स में बात की जाती है उसको हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं। एंड पाणिनि ग्रामर, और पाणिनि ग्रामर भी उनने पढ़ा था। किसने? ह्यून टी सेंग ने, एट द फीट ऑफ आचार्य शिलाभद्रा। कहाँ पढ़ा था? किसके पास? किसके चरणों में? किसके फीट में? तो आचार्य शिलाभद्रा के चरणों में उन्हें पढ़ा था। किसने? ह्यू टी सेंग ने का। और ये आचार्य शिलाभद्रा कौन थे? द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो वहाँ के चांसलर थे। एंड आफ्टर इट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, और उसके बाद फिर 5 साल तक वो उसी यूनिवर्सिटी के चांसलर बने रहे। रीड थ्रू मैनी बुद्धिस्ट वर्क्स, और उनने बहुत सारे बुद्धिस्ट जो काम हुआ था, जिस बुद्धिस्ट लिटरेचर पे काम हुआ था, उसको उनने गहन अध्ययन किया था। एंड वाज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ महायान, और वो स्पेशली इंटरेस्टेड थे, उनकी इच्छा थी होना, है ना, स्पेशली किस में था? इन द वर्क्स ऑफ महायान, महायान के कामों पर, महायान पर जो काम हुआ था। आपको पता है ना, हीनयान और महायान। हाँ, सिमिलरली इसी प्रकार इट सेंग द चाइनीज़ ट्रेवलर, जो इट सेंग थे, जो चाइना से ट्रेवल करके यहाँ पर आए थे नालंदा। स्टडीड बुक्स, उनने भी उन किताबों को पढ़ा था। किन किताबों को? थेरावादा एट नालंदा, थेरावादा की जो किताब है उसको भी उनने नालंदा में पढ़ा था। कौन? इट सेंग, जो कि चाइनीज़ ट्रेवलर था, चाइनीज़ यात्री था। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरा 9 के बारे में। द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा कैरीड द टॉर्च ऑफ नॉलेज टू फॉरेन कंट्रीज़। कहता है कि स्कॉलर्स ऑफ नालंदा के जो बुद्धिमान लोग थे, जो स्कॉलर्स थे वहाँ के, कैरीड टॉर्च, उनने वो जो एक मशाल है नालंदा से, एक जो ज्ञान का ये क्या बोलते हैं, मशाल है। टॉर्च ऑफ नॉलेज माने ज्ञान का मशाल, ज्ञान का मशाल वो ले गए, वो लोग कैरी किए। कहाँ तक? टू फॉरेन कंट्रीज़, विदेशों तक भी, वो दूसरे देशों तक वो वहाँ के ज्ञान का मशाल, नालंदा के ज्ञान के मशाल को वो लेकर गए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो, जो मजबूत चैन गैम्पो था, एम्पायर ऑफ तिब्बत, जो तिब्बत का कौन था? एम्पायर था, शहंशाह था। विद ए व्यू ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड popularizing Sanskrit script and the knowledge of India in his country, sent a scholar called थोडिम संभोत। कहता है कि वो जो एम्पायर था कहाँ का? तिब्बत का, उसका नाम क्या था? चैन गैम्पो। उनने क्या किया? संस्कृत स्क्रिप्ट को, संस्कृत लिपि को पॉपुलराइज करने के लिए, है ना, प्यारा बनाने के लिए, फैलाने के लिए, और उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना, और उसको इंट्रोड्यूस करने के व्यू से नज़रिए से उनने क्या किया था? एंड द नॉलेज ऑफ इंडिया इन हिज कंट्री, और भारतीय ज्ञान, भारत का जो ज्ञान था, इसको अपने देश में फैलाने के लिए, इन हिज कंट्री सेंट ए स्कॉलर, उसने एक स्कॉलर को भेजा था, एक अच्छे आदमी को भेजा था, है ना, जिसका नाम था थोनिम संभोत। कहाँ भेजा था उसने उसको? नालंदा, जहाँ पर उसने ही स्टडीड बुद्धिस्टिक एंड ब्राह्मणिकल लिटरेचर अंडर आचार्य देवा विदा सिन। वो जो आदमी था जिसको वहाँ के शहंशाह ने, तिब्बत के शहंशाह ने भेजा था नालंदा, उसने क्या स्टडी किया वहाँ पे नालंदा में? बुद्धिस्ट लिटरेचर को, है ना, उसने बुद्धिस्टिक लिटरेचर को क्या किया? उसका स्टडी किया। और यही नहीं, उन्हें ब्राह्मणिकल लिटरेचर को भी उनने पढ़ा। किसके पास पढ़ा? आचार्य देवा विदा सिंह के पास।
आफ्टर दिस इन द 8th सेंचुरी एडी, कहता है उसके बाद 8वीं शताब्दी की बात करें, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, आचार्य शांति रक्षित द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, तब वो नालंदा यूनिवर्सिटी के क्या थे, चांसलर थे। वेंट टू तिब्बत, तब वो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे तब वो तिब्बत जाते हैं, तब वो तिब्बत गए थे इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन। क्यों गए थे? क्योंकि उसको निमंत्रण मिला था तिब्बत से, तिब्बत के एम्पेरर से, वहाँ के शहंशाह से, वहाँ के राजा से उसको क्या मिला था? निमंत्रण मिला था, इन्विटेशन मिला था। आचार्य कमल शिला द चीफ अथॉरिटी ऑन तंत्र विद्या, ये कोई आचार्य कमल शिला हैं, ये चीफ अथॉरिटी हुआ करते थे, ये मुख्य अधिकारी हुआ करते थे किसका? तंत्र विद्या का। ऑल्सो विजिटेड, वो भी उनके साथ कहाँ गए? चांसलर के साथ कहाँ गए? तिब्बत गए थे। नालंदा स्कॉलर्स लर्न द तिब्बतन लैंग्वेज, और नालंदा के विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने क्या सीखा? तिब्बतन लैंग्वेज को सीखा, तिब्बत की लैंग्वेज को, तिब्बत की भाषा को उन लोगों ने सीखा और उसको ट्रांसलेट किया, एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट एंड संस्कृत वर्क्स इनटू इट, और इन लोगों ने बुद्धिस्ट लिटरेचर को और संस्कृत के लिटरेचर को उसने क्या किया? उस लैंग्वेज में क्या किया? उसको ट्रांसलेट किया। क्लियर है? ओके, thus अतः इस प्रकार दे प्रेजेंटेड एन इंटायरली न्यू लिटरेचर टू तिब्बत, तब उन लोगों ने क्या किया? प्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत किया। किन लोगों ने? जो लोग नालंदा से तिब्बत गए थे उन लोगों ने क्या किया? प्रस्तुत किया एन इंटायरली न्यू, बिल्कुल पूरी तरह से एक नया एक लिटरेचर, एक नया एक अदब या नया हम इसको बोलेंगे लिटरेचर, नया लिटरेचर उनने तिब्बत वालों को दिया, है ना। एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इट्स इनहेबिटेंट्स टू बुद्धिज़्म, और स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे इन लोगों ने, जो लोग यहाँ से नालंदा से गए थे, तिब्बत के लोगों को धीरे धीरे उनने, तिब्बत की इनहेबिटेंट्स को, वहाँ के बाशिंदों को, वहाँ के रहने वालों को, वहाँ के निवासियों को उन लोगों ने क्या किया? बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? आचार्य शांति रक्षित ऑफ नालंदा एस्टेब्लिश्ड, कहते हैं आचार्य शांति रक्षित जो थे, जो नालंदा के थे, उनने स्थापित किया क्या? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 749 AD, कहता 749 आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईस्वी में बुद्धिस्ट बिहार तिब्बत में उन्होंने बुद्धिस्ट बिहार का क्या निर्माण किया? बुद्धिस्ट बिहार का मतलब होता है एक बुद्धिस्ट के नाम से एक गांव का निर्माण किया। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, दैट द बुक्स, है ना, अवेलेबल इन द त्रिपिटकर लिटरेचर ऑफ तिब्बत ट्रांसलेटेड वंस अगेन इनटू संस्कृत, कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि जो किताबें, जो पुस्तक किसमें त्रिपिटकर वहाँ का लिटरेचर था तिब्बत का, है ना, वहाँ के लिटरेचर, जो तिब्बत का लिटरेचर था उसको ट्रांसलेट किया इन लोगों ने वंस अगेन, फिर से इनटू संस्कृत, फिर दोबारा उस लिटरेचर को संस्कृत में इन लोगों ने क्या किया? ट्रांसलेट किया। दे वुड नॉट ओनली शेड न्यू लाइट ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, दे वुड नॉट ओनली शेड, कहते हैं कि वो लोग ऐसा करने से सिर्फ नया प्रकाश उनने नहीं डाला, उनने नया प्रकाश सिर्फ नहीं डाला, कैसा प्रकाश? ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और इतिहास के, है ना, इतिहास पर इन लोगों ने भारतीय संस्कृति और इतिहास पर सिर्फ रोशनी नहीं डाला, प्रकाश नहीं डाला, बल्कि वुड ऑल्सो हेल्प अस फ्रॉम ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी, बल्कि ऑल्सो हेल्प अस, हम लोगों को उनने क्या किया? मदद किया, सहायता किया, टू फॉर्म ए कंप्लीट पिक्चर, एक कंप्लीट तस्वीर बनाने में, एक पूरा चित्र बनाने में। किसका चित्र? ऑफ कंट्रीब्यूशन, किसका? कंट्रीब्यूशन का चित्र। और कंट्रीब्यूशन किसने दिया? नालंदा यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन का पिक्चर, जो कंप्लीट पिक्चर को दर्शाता है। मतलब ये हुआ कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो एक छाप छोड़ा था, जो एक कंट्रीब्यूशन था उसका, जो उसका देन था भारत को, ये वहाँ जाकर जब उन लोगों ने
वहाँ के लिटरेचर को संस्कृत में ट्रांसलेट किया, भारतीय सभ्यता संस्कृति को वहाँ फैलाया, बल्कि वहाँ बुद्ध विहार भी स्थापित किया। तो वहाँ कहने का मतलब एक छोटा सा भारत भी वहाँ बसाने की उन लोगों ने कोशिश की और भारत के संस्कृति को भी वहाँ जागृत करने की कोशिश की। और ये पूरा का पूरा दिन किसका था? नालंदा यूनिवर्सिटी का था। इन द परसूट ऑफ नॉलेज। और ये किस लिए था? वो ज्ञान के परसूट में, ज्ञान की खोज में, ज्ञान की तलाश में, ज्ञान के लिए। क्लियर है? फर्दर इसके आगे इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड, ऐसा यकीन किया जाता है दैट कोरियन स्कॉलर्स, कहते कि कोरिया के जो स्कॉलर्स थे, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, केम टू स्टडी द विनया एंड अभिधर्मा एट नालंदा। कोरिया के लोग भी नालंदा आते थे पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। किस चीज़ के अध्ययन करते थे? विनया और अभिधर्मा की स्टडी करने के लिए वो लोग यहाँ नालंदा आए थे। कहाँ से? कोरिया से। कोरिया के बुद्धिजीवी लोग भी यहाँ आते थे। कहाँ पर? नालंदा में। क्लियर है? इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट कोरियन ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिनल संस्कृत, कहते ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है कि कोरियन ट्रांसलेशन, जो कोरिया का जो ट्रांसलेशन था, जो उसका अनुवाद था, ऑफ ओरिजिनल संस्कृत वर्क्स, कहता है कि ओरिजिनल जो संस्कृत का जो काम हुआ था, संस्कृत में जो काम हुआ था, है ना, वर्क्स में स्टिल बी एक्सटेंट इन कोरिया। कहता आज भी जो वहाँ के लिटरेचर को संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया था, आज भी कोरिया में वो क्या है? एक्सटेंट है, फैला हुआ है, आपको वहाँ मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं पैरा नंबर 10 पे। बिसाइड्स बीइंग फेमस फॉर इट्स स्टडीज़ इन लिटरेचर एंड रिलीजन, नालंदा, कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का बिसाइड्स बीइंग फेमस प्रसिद्ध होने के अतिरिक्त फॉर इट्स स्टडीज़ इन लिटरेचर एंड रिलीजन, कहता धर्म और लिटरेचर में, साहित्य के स्टडी में फेमस होने के अतिरिक्त, नालंदा धर्म और साहित्य के स्टडी में, अध्ययन में प्रसिद्ध होने के अतिरिक्त, नालंदा वाज अ सेंटर ऑफ फाइन आर्ट्स, नालंदा जो था वो केंद्र था एक फाइन आर्ट्स का, फाइन आर्ट्स है ना, एंड इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ नेपाल। और यही नहीं बल्कि वो नेपाल की जो हमारी कला थी, नेपाल की जो कलाकृति थी, वहाँ के कलाकृति को भी इनने काफ़ी तरह से प्रभावित किया था। तिब्बत, इंडोनेशिया एंड सेंट्रल एशिया, खाली नेपाल का नहीं, नेपाल के साथ साथ तिब्बत, इंडोनेशिया और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का जो उसका जो एक जो कला था, कला का जो इन्फ्लुएंस था और फाइन आर्ट्स का एक कंप्लीट सेंटर नालंदा बन गया था। मतलब चाहे आप नेपाल को ले लीजिए, चाहे आप कोरिया को ले लीजिए, तिब्बत को ले लीजिए, और इंडोनेशिया को ले लीजिए, और मध्य एशिया को ले लीजिए, सबका एक केंद्र बना हुआ था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। बात पकड़ में आ रही है आपको? चलिए, द ब्रॉन्ज स्टैचूज ऑफ नालंदा, कहता है कि कांसा के जो मूर्तियां थी नालंदा में, आर इम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव थी, बहुत ही है ना, बिल्कुल असर छोड़ने वाले, बहुत ही प्रभावशाली थे, एंड ब्यूटीफुल, और वो सुंदर भी थे। और स्कॉलर्स बिलीव, और कहते हैं कि बुद्धिजीवी लोग, स्कॉलर जो थे वो ऐसा मानते थे, वो विश्वास करते थे दैट स्टैचूज ऑफ बुद्धा फाउंड, वो लोग मानते थे कि बुद्धा की जो मूर्तियाँ थीं वो पाई गई थी एट कुर्कीहर में बुद्धा की मूर्तियाँ पाई गई थी। बियर ट्रेसेस, ये इस बात की गवाही देता है, ट्रेस मैंने पता देता है, बियर मैंने उठाता है, तो पता उठाता है, मतलब पता बताता है ना, गवाही देता है ना, ऑफ द नालंदा स्कूल, वो नालंदा स्कूल के बारे में क्या करता है? पता बताता है। पकड़ में आ रही बात आपको? चलिए, इट इज़ ट्रू दैट द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, ये सत्य है कि नालंदा की जो अचीवमेंट है, उसकी जो उपलब्धि है, was born of an all inclusive pursuit of knowledge, कहता है कि नालंदा की जो उपलब्धि है वो क्या थी? पूरी तरह से
है ना, ज्ञान, नॉलेज बने ज्ञान, ज्ञान के पीछे पूरी तरह से इंक्लूसिव था। इंक्लूसिव माने पूरी तरह से सबको शामिल किया हुआ था, ऑल इंक्लूसिव, है ना। इंक्लूसिव हम लोग बोलेंगे दोस्तों, इंक्लूसिव का मतलब होता है सब, जब हम सब चीज़ को शामिल कर लेते हैं, पूरी चीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑल इंक्लूसिव। इंक्लूसिव परसूट ऑफ नॉलेज, वो जो ज्ञान की जो तलाश थी, और वो इंक्लूसिव तलाश थी सबके लिए। इन विच रिलीजन एंड फिलोसफी, जिस खोज में, जिस तलाश में रिलीजन, धर्म और दर्शन, फिलोसफी, लैंग्वेज, हैंडीक्राफ्ट हैड इक्वल इम्पोर्टेंस। वहाँ जो था नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो नॉलेज की खोज थी, जो ज्ञान की जो तलाश थी, वहाँ जो खोज हो रही थी नॉलेज की, वो किस बात पे हो रही थी, जिसमें रिलीजन था, धर्म, दर्शन, फिलोसफी, लैंग्वेज, भाषा, हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ के काम होते हैं, ये सारे के सारे इक्वल इम्पोर्टेंस रखते थे, बराबर महत्व रखते थे। कहने का मतलब है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इन सारी बातों का बराबरी के साथ इसका ध्यान दिया जाता था। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल पैरा नंबर 11, वी शुड एम एट रिवाइविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ बाइगॉन एरा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्योंकि ये भाषण दे रहे हैं, है ना, मगध जो इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन स्टोन, मतलब उनका जो शिलान्यास हो रहा है, वहाँ वो भाषण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से नालंदा था अपने वक्त पर, आज हमको यहाँ भी इसी तरह से करना है। तो वही कह रहे हैं कि वी शुड एम एट रिवाइविंग, हमको वी शुड एम, हमको एम करना है, हमको उद्देश्य खोजना है, हमको टारगेट करना है क्या, एट रिवाइविंग द एजुकेशन सिस्टम, उस एजुकेशनल सिस्टम को, उस जो शैक्षणिक जो सिस्टम था उसको क्या करना, रिवाइव करना है, पुनर्जीवित करना है, दोबारा ज़िंदा करना है। और बाइगॉन एरा, उस एरा का, उस ज़माने का जो कि बाइगॉन चला गया। बाइगॉन एरा का मतलब होता है दोस्तों वो ज़माना जो चला गया है। एंड रीइस्टेब्लिश, और हमको दोबारा पुनर्स्थापित करना पड़ेगा किसको, नालंदा इज़ अ सेंटर ऑफ आर्ट, हमको नालंदा को दोबारा पुनः स्थापित करना पड़ेगा। क्या, किस चीज़ के रूप में, नालंदा इज़ अ सेंटर ऑफ आर्ट, का एक कला का केंद्र के रूप में, लिटरेचर का केंद्र के रूप में, साहित्य के केंद्र के रूप में, फिलोसॉफी के केंद्र के रूप में, दर्शन के केंद्र के रूप में, रिलीजन के केंद्र के रूप में, मतलब धर्म के केंद्र के रूप में, एंड साइंस के केंद्र के रूप में, विज्ञान के केंद्र के रूप में। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि इन सभी सारी चीज़ों को, चाहे वो साइंस हो, रिलीजन हो, फिलोसॉफी हो, लिटरेचर हो या आर्ट्स हो, सबका केंद्र नालंदा को बनाया जाना है, उसको हमको रिवाइव करना है, उसको हमको पुनर्जीवित करना है। कल्चरल रेनेसेंस can come about in the life of nation only when a large number of determined scholars devote a lifetime to search after truth। बहुत लंबा सेंटेंस है, हम लोग इसको तोड़ के पढ़ते हैं। कल्चरल रेनेसेंस कहता है कि सांस्कृतिक जो जागृति है, जागरूकता है, रेनेसेंस माने जागरूकता, कल्चरल माने सांस्कृतिक जो जागरूकता है, कैन कम अबाउट, वो आ सकता है इन द लाइफ ऑफ नेशन, किसी भी राष्ट्र के लाइफ में, किसी भी राष्ट्र के जीवन में ये जागरूकता, सांस्कृतिक जागरूकता आ सकती है ना। ओनली व्हेन, सिर्फ तब, कब, सिर्फ तब जब ए लार्ज नंबर ऑफ डिटरमाइंड स्कॉलर्स, कहता है एक बहुत बड़ी संख्या किसकी, डिटरमाइंड स्कॉलर्स की, डिटरमाइंड जो पक्के हैं अपने धुन में, ऐसे बुद्धिजीवियों की जो पक्के हैं अपने धुन में, ऐसे बुद्धिजीवियों की जो कि अपनी ज़िंदगी को डिवोट करना चाहते हैं, दे देना चाहते हैं, डिवोट लाइफ टाइम, अपनी पूरी ज़िंदगी को डिवोट करना चाहते हैं, दे देना चाहते हैं, कहाँ, टू सर्च आफ्टर ट्रूथ, सच की खोज में लगा देना चाहते हैं। ऐसे डेडिकेटेड जो स्कॉलर्स हैं, ऐसे जो बिल्कुल भक्ति से लीन जो स्कॉलर्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने पूरे ज़िंदगी को साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए या समाज की बेहतरी के लिए लगाना चाहते हैं, ये तभी संभव है जब ये जो कल्चरल रेनेसेंस है, सांस्कृतिक जो जागरूकता तभी आएगी जब यहाँ के लोग, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग पूरे तन मन धन से अपने आप को ट्रूथ की, सत्य की खोज में क्या करेंगे, लगा देंगे। कौन कह रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ स्टिल वेरी यंग। कहते हैं यद्यपि अगरचे मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बहुत ही यंग है, अभी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है, अभी इसका शिलान्यास किया जा रहा है, अभी बहुत ही जवान है, बहुत ही छोटा है, यंग है, बट मोल्डेड टू द नीड ऑफ द एज। लेकिन इस दौर का इस ज़माने की ज़रूरतों को ये क्या करेगा, इस ज़माने की ज़रूरतों को, बट मोल्डेड टू द नीड, ये ऐसा बनाया गया है, ऐसा ढाला गया है इस चीज़ को कि इस ज़माने की जो है ज़रूरतें हैं उसको क्या करेगा, उसको अब वो सेटिस्फाई करेगा, इनकी ज़रूरतों को क्या करेगा वो पूरा करेगा। कौन? मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भी बहुत अभी नया है, बहुत छोटा है, बहुत ही यंग है ना। बट मोल्डेड टू द नीड ऑफ द एज, इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप इनटू, ऐसा हम आशा कर सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये डेवलप करेगा, ये विकसित होगा इनटू द सेंटर, एक केंद्र के रूप में। वी विश इट टू बी, जो हम इसे चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार, हमारी आशा के अनुसार विकसित होगा, एक सेंटर के रूप में, एक केंद्र के रूप में, जैसा कि हम कामना करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो यही था दोस्तों पेज नंबर 25 का पैरा 11। ये आपका ये जो चैप्टर है पूरा समाप्त हो गया। बाकी जो दो आपके लेक्चर्स हैं पीछे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर और कोई दिक्कत हो तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, इसके बाद हम लोग इसका आंसर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर, बाय।